मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। माताएं बहनें, आप सबको पता है मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था। और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को
आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी गालियां दी गई। बहने, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी। काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक आराम किया, बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी है ना, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला है। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं, और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है, माई के अस्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली
करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज न समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही चाहिए। इन आपने कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार
हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये मौके की तलाश में हैं ताकि आपको सजा दे सके। साथियों, आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। और जब एक महिला, एक गरीब घर की महिला आगे बढ़ जाती है, तब भी इनकी बौखलाहट दिखती है। इसलिए ही कांग्रेस गरीब घर की आदिवासी बेटी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का लगातार अपमान करती है। साथियों, महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है। कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना
बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। और माताओं बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हम बिना थके, बिना रुके आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सभी एनडीए सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं देश की हर मां को प्रणाम करते हुए आज और एक प्रार्थना दोबारा याद करता हूं। अभी 15 अगस्त को गांव गांव, गली गली एक मंत्र गूंजता था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो, यह स्वदेशी है। गर्व से कहो, यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और मेरा ये काम माताओं बहनों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता। मां भारती का उज्जवल भविष्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और आप तो जानते हो, ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे, भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। और इसलिए ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। माताओं बहनों, जब लाखों माताएं बहनें मेरे सामने हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना है। जब इतनी माताओं बहनों के सामने खड़ा हुआ, तो यूं ही मेरे भीतर जो दर्द था, आपके सामने वो प्रकट हो गया। माताएं बहनें, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसे दुखों को सहने की ताकत मिलेगी, लेकिन उस मां का कोई गुनाह नहीं है जो अपना शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है।
वेदना असह्य हो जाती है। और इसलिए माताएं बहनें, वो दर्द आपके सामने एक बेटे की तरह आया तो यूं ही निकल गया है। मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद ऐसे हर जुल्म को सहने की ताकत भी देगा और हर जुल्म को परास्त कर करके माताओं बहनों की सेवा करने की एक नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। मेरी इस बात को अभी समाप्त करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उस बात को लेकर काफी आहत नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मां ही तो हमारा संसार होता है, मां ही तो हमारा स्वाभिमान होता है। लेकिन इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और बिहार की जो मां बेटियां हैं वो इसका जवाब देंगी। मुंबई से मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने आजाद मैदान को खाली करने का आदेश दिया है। आजाद मैदान में आंदोलन की इजाजत नहीं है, यह कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली कराने का आदेश आ गया है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कहा कोर्ट के मुताबिक काम करेंगे। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर अमल किया जाएगा। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद मैदान में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है जेपी, और अब दोपहर 3 बजे तक का वक्त दे दिया गया है आजाद मैदान को खाली कराने के लिए। क्या चुनौती इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं आजाद मैदान की या साउथ मुंबई की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मराठा आंदोलन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है कि 3 बजे तक आजाद मैदान और बॉम्बे को, मुंबई को खाली करो, ये बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने ये जरूर कहा है कि वो जो कोर्ट का आदेश है वो मानेगी। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि 2:40 तक हमें पूरी वस्तु स्थिति बताएं, वरना कोर्ट खुद आजाद मैदान आएगा और आजाद मैदान आकर ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पर खाली कराया गया कि नहीं। ऐसे में राज्य सरकार और जो मुंबई पुलिस है वो जमना शुरू हो गई है यहाँ पर। और मनोज जरांगे पाटिल को आज आजाद मैदान पुलिस ने सुबह ही नोटिस दे दिया था कि आजाद मैदान को वो खाली करे, क्योंकि उनका ये आंदोलन शुरू के 3 दिन पुलिस की अनुमति से चला, लेकिन बाद में जो 2 दिन है यानी चौथा और 5वां दिन वहां पर पुलिस की अनुमति नहीं मिली थी। तो बिना अनुमति के ये पूरा आंदोलन जो है वो चल रहा है, ऐसा मुंबई पुलिस ने जो है राज्य सरकार के जरिए कोर्ट को बताया। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरे मुंबई को बंधक बनाया गया है, जगह जगह गंदगी है, और जो मराठा आंदोलनकारी आजाद मैदान की जगह छोड़कर पूरे मुंबई में जो है अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, ये गलत है। और ऐसे में ये जो आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, इन्हें दूसरी जगह देनी चाहिए, नवी मुंबई खारघर में इनको जगह देनी चाहिए। लेकिन आंदोलनकारी जो है वो आजाद मैदान में डटे हुए हैं। और आजाद मैदान के साथ जो दूसरी जगह हैं, खास करके मैं आपको बताऊं कि फैशन स्ट्रीट की जगह है, मेट्रो है, मरीन ड्राइव है, सीएसटी रेलवे स्टेशन है, चर्चगेट रेलवे स्टेशन का इलाका है, इन सभी इलाकों में जो मराठा आंदोलनकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जिसकी बाद जो विजुअल्स गए हैं और जो मीडिया कटिंग्स गई है, इसको लेकर जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो अनुमति है वो जो है यहाँ पर नहीं थी, और अनुमति न होने के कारण जो है उनको यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल जयप्रकाश, ये अपने आप में अब देखना होगा, ये एक चैलेंज भी है कि कैसे यहां से आंदोलनकारियों को हटाया जाता है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप के पास चलेंगे। संदीप, लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि ये जानकारी तो जरांगे या आंदोलनकारियों को पहले से ही है कि उनको इस स्थान को खाली करने के लिए कहा गया है और इसको लेकर आदेश भी आया हुआ है, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस पर कोई जानकारी सामने आ रही है? आंदोलनकारियों का वर्जन क्या है इस पर? देखिए, मैं आपको
निश्चित रूप से बहुत बड़ी फटकार जो है वो दोनों तरफ लगाई गई है बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक सामने मराठा जो आंदोलक है वो भी अब जुटना शुरू हो चुके हैं। निश्चित रूप से 3 बजे तक पूरे मुंबई को खाली करने का आदेश जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। और बात करेंगे उन्हीं लोगों से जिस प्रकार का आदेश आया है उससे क्या आप संतुष्ट है? 3 बजे तक आप लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। हम इस आदेश से संतुष्ट नहीं है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की भाषा हाईकोर्ट बोल रहा है, सरकार की भाषा हाईकोर्ट बोल रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। हम सरकार को भी फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोग सड़कों को जाम कर रहे हैं वो अनुचित है। 5000 लोगों की संख्या आनी थी लेकिन ज्यादा लोग आ गए, आपको पता नहीं था। इस प्रकार की फटकार भी लगाई है सरकार को। सरकारने काय आमची काय सोय केलेली नाही इथं, मराठीत कळेल तर सगळ्यांना कळेल। बोलिए बोलिए। सरकार ने हमारा जो यहाँ रहने का जो इंतजाम किया है उतना अच्छा नहीं किया है। इतने तादाद में लोग अभी तो कोर्ट ने कह दिया कि आपको वापस जाना है, तो आप जाएंगे वापस? हमारा जो नेता कहेगा, जो जरांगे पाटिल कहेंगे, उनका जो बिल्कुल, तो जैसा हम सुन रहे हैं कि जरांगे पाटिल के आदेश के हिसाब से ये काम करेंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि उन्हें ये स्थान खाली करना पड़ेगा। नजर आप बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात बाढ़ बारिश की कर लेते हैं। गुरुग्राम में बारिश शुरू होने के बाद आज किस तरह के हालात बन गए हैं, दिखा रही है टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी। कल शाम को हुई दिल्ली एनसीआर की बारिश के बाद में सड़कों का हाल खराब हो गया था और मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, गुरुग्राम हाईवे पर हूँ। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। अभी भी फिलहाल फिर से बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ट्रैफिक का हाल देखिएगा कि क्या हो चुका है। तो ट्रैफिक जाम जो है वो आप देख सकते हैं। साथ साथ दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर क्या स्थिति है, तो ट्रैफिक कितना स्लो है, क्योंकि लोगों का निकलना इस ट्रैफिक पर मुश्किल हो रहा है। कारण ये है कि बारिश हो जाने के बाद ट्रैफिक जो है और बुरी स्थिति में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ रेंग कर चल रही हैं। और ये स्थिति कल रात की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गुरुग्राम में ट्रैफिक कितना ज़्यादा सड़कों पर था कि लोगों को 4-4 घंटे तक लग गए उस ट्रैफिक जैम से निकलने में। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये ट्रैफिक है दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर। तो अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपको काफ़ी समय लेकर निकलना पड़ेगा। कारण सिर्फ ये है कि ट्रैफिक जाम जो हो रहा है बारिश की वजह से, जगह जगह पर पानी भर गया है, उसकी वजह से लोगों को इस ट्रैफिक की मुश्किलों से निकलना पड़ रहा है। तो ये परेशानी लोगों को हो रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अकद नाले का जल स्तर बढ़ने लगा है। हालात के चलते स्थानीय लोग डरे हुए हैं। तस्वीर पहलगाम के अकद नाले की है। इलाके में बादल फटने के बाद से इस नाले में सैलाब आ गया। नाले में पानी का बहाव बहुत तेज है। ऊंची पहाड़ियों से पानी के साथ मलबा भी बहकर नाले में आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ज्यादातर समय इस नाले में काफी कम पानी रहता है, लेकिन बादल फटने के बाद से नाले में पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। नाले में अचानक पानी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। पहलगाम और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अनंतनाग की लिंक रोड और निचले इलाके पूरी तरह डूब गए, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया। हालात के चलते न सिर्फ आवाजाही प्रभावित हुई, बल्कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। और इधर जम्मू के डोडा में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। जिला प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है और मुनादी कर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। देखिए, मेरी तमाम मुनादी की ये तस्वीरें जम्मू के डोडा की है, जहां लोगों में मौसम से बने हालात से निपटने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। में भी अपने घरों में रहे। प्रशासन की टीम लगातार गश्त कर रही है और लोगों को अलर्ट कर रही है। आज पिछले 10 दिन से जो कुदरती आफत हुई है उसके कंटेक्स्ट में आज हम 10 दिन से हमारे गार्ड साहिबान, फॉरेस्टर साहिबान, मैं खुद, हमारे हायर अथॉरिटीज बिल्कुल हमारे साथ टच में हैं। डे नाइट हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बहुत से तस्करों की पहचान की गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कठुआ,
जम्मू, उधमपुर और रियासी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधमपुर में जारी बारिश की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। तेज बारिश की वजह से स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जम्मू संभाग के सभी स्कूल 2 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। और उत्तराखंड के चमोली जिले को चीन सीमा से जोड़ने वाला तमक नाला शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद बह गया, लेकिन अब बीआरओ ने वैकल्पिक इंतजाम कर हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति घाटी को जोड़ने वाली ज्योतिर्मठ नीति बॉर्डर रोड पर तमक नाले में वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने आवाजाही के लिए तमक नाले में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर लिया है, जिससे फिलहाल आवाजाही जारी है। बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में इस वैकल्पिक मार्ग को बनाया है। यातायात शुरू करने के लिए बीआरओ ने यहां पाइप की मदद से ये पुल तैयार किया। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा से लगे नीति घाटी को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ नीति घाटी मार्ग पर तमक नाले में बना पुल भारी बारिश के चलते बह गया था, जिसके बाद इस इलाके के आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया था। ये मार्ग सीमा से लगे होने के चलते सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं थराली में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पिंडर नदी उफान पर है। थराली प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए पुलिस टीम के साथ नदी किनारे पहुंचकर जनता को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी के जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक छोड़े गए पानी ने नदी का जलस्तर को और बढ़ा दिया है, जिसके बाद यमुना किनारे के पास रहने वाले लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से यमुना का जो जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार मुनादी यहाँ पर कराई जा रही है कि यमुना का वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो आप सेफ रहें, अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। तस्वीरें दिल्ली के यमुना बाजार की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। यहां पानी के बीच में लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अधिकारियों ने दावा किया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। और पंजाब के जालंधर में नहर का बांध टूटने से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। देखिए टीवी 9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। जालंधर का ये कुक्कड़ पिंड है और इस गांव की आप लिंक रोड को देखिए, जिसके ऊपर से ये नज़दीक ही एक नहर है जो कि ओवरफ्लो होकर पूरी की पूरी एक नदी बन चुकी है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं लगातार खेतों में जो फसल है उसको बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर गाँवों के अंदर जो कॉमन तौर पर यहाँ पर पानी की टंकी, स्कूल, सब कुछ इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। और मेरे साथ इस गांव के कुछ स्थानीय लोग हैं। आप मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरप्रीत रेखी। हरप्रीत, ये पानी कब आया था और अभी क्या स्थिति है? गांव में घर बचे हुए हैं? घर तो बचे हुए हैं, पर किसानों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। जिनकी देखो फसल खड़ी है वो तो बर्बाद हो रही है इस टाइम। उनका साथ थोड़ा देना चाहिए इस टाइम सरकार को। सरकार पता नहीं कहाँ पर है इस टाइम। अच्छा, आप बताएं, अभी क्या आपको कब पता लगा कि गांव में इस तरह से पानी आ रहा है और अभी घर बचे हुए हैं आप लोगों के? 2-3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, तभी फिर जो पानी आ रहा है पीछे से नहर जो है ना वो टूट गई है। जब पीछे से पानी आ रहा है वो सारा पानी तो खेतों में जा रहा है सारा। और स्कूल भी डूब गया यहाँ? स्कूल भी यहाँ थोड़ा डूब गया है, साथ में स्कूल है डूब गया। इतना ही नहीं, पंजाब के 10 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें गुरदासपुर के जोड़िया खुर्द गांव की हैं, जहां अचानक आए सैलाब में किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अचानक पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि उन्हें अपने घरों में रखा सामान भी उठाने का मौका नहीं मिला। किसी तरह से घरों की ऊपरी मंजिल पर जाकर लोगों ने अपनी जान बचाई। अगली तस्वीर अमृतसर के अजनाला की है। यहाँ भी बाढ़ किसानों का सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। मुख्य सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि कई गाँव का संपर्क आपस में कट चुका है। ये जो सड़क है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देखिए जो पानी है वो बढ़ रहा है। और यहाँ से थोड़ी आगे जाने पर अंदर पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए पानी कितने तेज बहाव के साथ आ रहा है और ये जो पूरी सड़क है वो पानी में
डूब चुकी है। दरअसल ये जालंधर से गांवों को जोड़ने के लिए एक लिंक रोड है, आगे 8 से 10 गांव हैं, लेकिन फिलहाल ये सड़क यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से डूब चुकी है। लोगों के जो खेत हैं किसानों के, वो पानी से लबालब भर गए हैं और अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके जो घर हैं वो पानी की चपेट। और अब आपको पंजाब के लुधियाना के रिहायशी इलाकों का हाल दिखाते हैं, जहां घरों के अंदर कई फीट पानी भर गया। देखिए कैसे लुधियाना की कुंदनपुरी में पानी में फंसकर लोगों की गाड़ियां खराब होने लगी और जलभराव के बीच से लोग अपनी गाड़ियों को खींचते नजर आए। सड़कों पर भरा पानी लोगों के घरों के अंदर भी घुस गया और लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश करते नजर आए। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने अपने इलाके में इतना जलभराव नहीं देखा। कुछ लोगों का कहना है कि नहर पर बांध टूटने की वजह से इस तरह के हालात बने। नगर निगम कमिश्नर भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले 10 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई। रिकॉर्ड बारिश ने ही हालात को इतना ज्यादा खराब कर दिया है। होपफुल है क्योंकि जैसा मेरे को 10 साल पंजाब में हो गए, मैंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। लोगों से मेरी यही अपील है, देखो सबको इम्पोर्टेंट कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन काम कर रही है तो बिल्कुल पैनिक नहीं करें। हम लगातार आप लोगों के साथ हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे बारिश हो रही है आप लोग घरों से ना निकले, अपने घरों में रहें और आराम से रहें। अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी नेचर का काम है तो ही आप घर से निकलें, नहीं तो घर पे रहें और चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी हम अवेलेबल है।